मोरोवर 10th क्लास में हमने टेंजेंट्स के बारे में पढ़ना है. तो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैड डिस्कस्ड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट्स, दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये जो क्वेश्चन है, ये जो थ्योरम है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दो तरह से हमारे काम आएगी. एक तो एंगल्स फाइंड करने के लिए, जैसे आपको दो एंगल दे रखे हैं, कोई और एंगल्स फाइंड करने हैं. दूसरा, बहुत सारे प्रूफ में भी ये प्रॉपर्टी काम आती है. ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. इसका प्रूफ हमने डिस्कस करा था. आज हम अपनी थ्योरम नंबर 2 देखते हैं, जो ऑफिशियल एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरम है. लिखिए जरा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to circle are equal. Tangents drawn from an external point to circle are equal. ओके, तो गिवन क्या है, लिखने का तरीका याद रखना. सर्कल सी, सेंटर ओ, रेडियस आर. ना हमें इसकी रेडियस पता नहीं है, रेडियस को हमने आर वेरिएबल के साथ लेट कर लिया. पी इज द पॉइंट इन द एक्सटीरियर. पी इज एन external point, okay, and PA and PB are tangents at A and B. तो ये दो टेंजेंट्स आ रही हैं. P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट. सर्कल की सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि कोई भी दुनिया का एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, उससे आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करो. टेंजेंट्स ड्रॉ कैसे करनी है ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में. तो टेंजेंट्स अगर हम ड्रॉ करते हैं, पहली बात, सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ होंगी, दो से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, और इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी. अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन रेज होता है, अगर आप लोग पूछना चाहो तो, कि टेंजेंट सर ये तो बहुत लेंथी लंबी जा रही है, ये देखो, है ना, टिल इन्फिनिटी जाती जा रही है, तो टेंजेंट हमें लेनी कितनी है. जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट विल बी टेकन एज फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. सिर्फ इतनी ही टेंजेंट की लेंथ हम कंसिडर करते हैं. बाकी ये जो पीछे वाला पार्ट है ये सारा एक्स्ट्रा है. कौन है यार ये, एक मिनट बेटा होल्ड करना. ओके बच्चों, सो टेंजेंट की लेंथ हम कितनी लेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट विच विल बी कंसीडर्ड. सो यहां पे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं. वैसे यहां पे टेंजेंट ही सिर्फ उतनी ड्रॉन है. अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं यहां पे, तो आप शायद ऐसी डायग्राम बनाएं, ऐसी ऐसी डायग्राम बनाएंगे जनरली. ओके, तो हमें यहां पे कितना पार्ट लेना है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, दैट इज पी से लेके ए तक और पी से लेके फ्रॉम पी टू बी. हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है. चलिए करते हैं. कोई आइडिया दे सकता है किस तरह से होंगे इक्वल प्रूफ. इसके लिए हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी होगी. कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ओपी, ओ ए एंड ओ बी. ठीक है, तो ये आपको खुद से कंस्ट्रक्शन करनी है, जो यहां पे मैंने करी हुई ऑलरेडी. अब हम इसका प्रूफ करते हैं. प्रूफ करने के लिए हमें पी ए इक्वल टू पी बी चाहिए. इसका मतलब हमें ये दो ट्राइंगल जो दिख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या क्या रूल लग सकते हैं, ओपी ओपी कॉमन है, ये दोनों एंगल ईच 90 है. 90 क्यों है भाई, सर रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं. रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो यहां पे हम लिखते हैं, पहले यहीं से शुरू करते हैं क्वेश्चन. सिंस रेडियस एंड
radius is perpendicular to tangent at point of contact. ठीक है, 90 डिग्री टेकन एज ग्रांटेड नहीं लेना, उसके लिए आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी. तो therefore we can say angle OAP equal to 90. Similarly angle OBP equal to 90. तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और रेडियाई इक्वल है. OA इक्वल टू OB है. ओके तो इन ट्राइंगल AOP and triangle BOP, what we have, OP equal to OP, common side. Okay, angle OAP OBP proved already, and OA equal to OB, that is radii of same circle. So by this way the triangles are said to be congruent to each other. Therefore rule हम डायग्राम से डिसाइड कर ही लेते हैं. BOP by using RHS congruency. So therefore we can say AP equal to BP by using CPCT. So if we take any point in the exterior of the triangle and we draw two tangents to the circle, then tangents will be equal. यहां पे लॉजिक लगाने वाली बात यह है कि अगर मैं यहां से तो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना जरा, ये AB इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये P है. इसका मतलब अगर मैं A और B को ज्वाइन कर दूं तो एक ट्राइंगल बनेगा. मतलब मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को ज्वाइन करा है. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को ज्वाइन करके वो सेंटर से पास होगा या नहीं होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो है दैट विल नॉट पास थ्रू द सेंटर. ठीक है, सेंटर यहां पे कहीं है, यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. इसका मतलब आपकी एक ऑब्जर्वेशन बनती है. ऑब्जर्वेशन क्या बनती है कि ये ट्राइंगल हमेशा क्या होगा फिर, आइसोसेलेस. जब भी कभी आपको ऐसी डायग्राम दी हो, इसका मतलब आपके मन में साथ ही घंटी बजनी चाहिए कि ट्राइंगल की दो साइड्स टेंजेंट्स हैं. तो देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज गोइंग टू बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे फिर, इक्वल 90 डिग्री नहीं, इक्वल होंगे. ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी है, अगर उसके वर्टेक्स से हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो मीडियन बाइसेक्ट्स द बेस और साथ ही साथ वो ऑल्टीट्यूड भी होती है. आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द बेस होता है. ये सुनो, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, ठीक है, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूं, इसका मतलब ये दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली. क्या? यस सर. अगर ये दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएंगे इसका मतलब फिर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ये सुनो, यस सर. लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज इवॉल्व. देखो ना, एक हमने छोटी सी प्रॉपर्टी प्रूव करी है, वो देखो कहां से कहां पहुंच गई. तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करूंगा. ये दो प्रॉपर्टीज हैं फॉर्मली हमारी एनसीईआरटी में, बट इट डज नॉट मीन कि सर्कल की और प्रॉपर्टीज नहीं है. अब मैं इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखाने जा रहा हूं और उन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी कराऊंगा अभी. बट ये थ्योरम डिफाइंड नहीं है एनसीईआरटी में, इसलिए हम जो मैं थ्योरम्स आपको लिखवाने जा रहा हूं वो थ्योरम्स डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते. मैं दो आपको थ्योरम्स करा रहा हूं, बट आप उसको डायरेक्ट एज ए थ्योरम नहीं लिख सकते एग्जाम में. आपको वो थ्योरम एग्जाम में प्रूव करनी पड़ेगी. यू गेटिंग माय पॉइंट? यस बट अगर आपको थ्योरम का आइडिया होगा तो क्वेश्चन को देखते ही आप फटाफट अपने माइंड से थ्योरम यूज करके क्वेश्चन के एंड तक पहुंच जाओगे. बट लिखने के लिए वी हैव टू राइट ऑल द मतलब काइंड ऑफ थिंग्स.
तो इसका मतलब जो थ्योरम हम यूज नहीं कर सकते, जो काम हम कर नहीं सकते, उस काम को हम क्या बोलते हैं? एज पर लॉ हम उसको बोलते हैं इलीगल। तो थ्योरम्स को भी क्या बोलेंगे हम? Illegal theorems. इलीगल थ्योरम्स। ठीक है, ओके, चलिए डन। तो ये तो थ्योरम आपको क्लियर है बेटा। थ्योरम नंबर 2, ये दोनों फॉर्मल थ्योरम है, इनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और बहुत सारे सवाल हमारे इनसे सॉल्व हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए बेटा। सर पॉइंट सर्कल के बाद कहीं पे भी हो सकता है? हाँ कहीं पे भी, जहां मर्जी, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहां मर्जी लो। अगर वो पॉइंट ऐसे ही सर्कल के, अगर हम पॉइंट ए के पास है तो उसका डिस्टेंस बी की तरफ ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू ए की तरफ? यू आर इनसाइड द ट्रायंगल और यू आर आउटसाइड द ट्रायंगल? आउटसाइड। पॉइंट ये मतलब आप पॉइंट कहाँ पे लेना चाहते हो डायग्राम में, थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब करोगे इसमें? इसमें मैम यहाँ पे ओके। तो यहाँ से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप ये बात करना चाह रहे हो? यस सर। आप जहां से मर्जी ड्रॉ करो बेटा, ये देखो ना, जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट इस तरह से जाएंगी। ओके। तो ये जो पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट ये इक्वल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हम जब टेंजेंट ड्रॉ करना सीखेंगे ना बेटा, देखो टेंजेंट ड्रॉ करने का बेसिक फंडा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आइडिया देता हूँ। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, यहां से पॉइंट पी लिया कोई, और यहां तक मैंने एक आर्क ओपन कर लिया। यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपास से एक आर्क ओपन कर लिया और पीए तक मैंने एक आर्क कट मार दिया, और सेम आर्क को उठाया एज इट इज और मैंने यहाँ पे बी पे कट कर दिया। जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये दोनों टेंजेंट्स बन जाएंगी इस तरह से। तो ये इक्वली होंगी, हमेशा इक्वल होगी। जहां मर्जी ले लो, वेर एवर वॉट एवर, आप बिल्कुल इसके सिर पे ले लो, बिल्कुल साथ चिपका दो इसके यहां से। तो यहां से भी अगर आप ऐसे जाओगे तो मतलब लाइकवाइज, क्योंकि मैं फ्री हैंड से कर रहा हूं बेटा, मेरे पास प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं है इस टाइम पे, तो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है। तो फॉर एग्जांपल आप यहां से इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते हो ऐसे, तो ये जो छोटी छोटी टेंजेंट बनी है, ये दोनों टेंजेंट्स विल बी। बहुत सारी क्वेरीज निकलेंगी, अभी तो सर्कल चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इलीगल थ्योरम्स। इलीगल थ्योरम का फर्स्ट कंपोनेंट, हमारी जो थ्योरम हमने अभी प्रूव करी है, ये सेकंड थ्योरम से निकल के आता है। ओके, सेकंड थ्योरम में देखो इलीगल थ्योरम का क्या कंपोनेंट बनता है, बताता हूं आपको। पहली इलीगल थ्योरम, इफ, साथ साथ नोट करो, इफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, इसको हटा देते हैं मैं, या देन पहली चीज, टेंजेंट्स आर इक्वल। ये हमने अभी प्रूव करा। ये हमारी कौन सी थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं दूसरा, टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। जैसे आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने के लिए ये जो इलीगल थ्योरम्स हैं तो वरदान के बराबर हैं। इसका मतलब क्या है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। डायग्राम कॉपी करता हूं एक मिनट यहां से, ये ऑलरेडी कॉपी है, ठीक है, तो काम बन गया। अब देखो यार, अगर आप नोटिस करो डायग्राम पे, टेंजेंट्स आर इक्वल, ये तो क्लियर है। Yes, sir. which means PA equal to PB, ये we had proved just now. Okay, अब देखो टेंजेंट्स कौन सी है, PA। PA सर्कल के सेंटर पे बेटा कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है? P और A से लेके O तक कनेक्ट किया हमने, ये सुनो, what we will write here, angle POA will be equal to POP, reason being CPCT. CPCT क्यों? क्योंकि अभी हमने कॉन्ग्रुएंट करे हैं ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPO। मानते हो बच्चों? Yes, sir.
तो जब भी हमें ऐसे सर्कल मिल जाए, कभी भी ऐसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो, टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। ओके, तीसरी, थर्ड थ्योरम क्या है? थर्ड थ्योरम इसकी ये बनती है कि लिखो जरा, टेंजेंट्स आर equally inclined to the line segment joining the external point and inclined का मतलब होता है झुकाव, है ना, जिसको आप स्लोप कह देते हैं, काइंड ऑफ। नोट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एपी टेंजेंट जो लाइन है ज्वाइनिंग क्या, एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर, कौन सी लाइन है एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को कनेक्ट करने वाली? ओपी। टेंजेंट एपी ओपी लाइन सेगमेंट के साथ कितना एंगल बना रही है? यहां पे एंगल 1, या एंड टेंजेंट बीपी लाइन ओपी के साथ कितना एंगल बना रही है? एंगल 2। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है। तो एंगल एपीओ इक्वल टू एंगल बीपीओ। ठीक है जी। ये भी क्यों है सीपीसीटी? रीजन बीइंग ट्राइंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ये जो मैंने आपको थ्योरम्स लिखवाई हैं अभी, ये एंगल्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह है। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा और मैं आपको मतलब कंफर्म करता हूं कि आप देखते ही उसका आंसर गेस कर लोगे कितना होगा। एग्जांपल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक सर्कल देता हूं यहां पे, और यहां से मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। 1 मिनट के लिए अज्यूम करना बेटा। मैं बोलता हूं कि ये एंगल लेट अस अज्यूम है 60 डिग्री, ये सुनो, और आपको गेस करना है और आपको ये एंगल पूछा गया है, एंगल 1। अगर आपने थ्योरम नोट की हो तो आप एनालाइज करके देखो। हमें ये एंगल 1 फाइंड आउट करना है। कुड यू इमेजिन? यस सर। तो सोचो ये एंगल पूरा कितना भाई? 60। अगर ये 60 है, मैंने अभी आपको बताया कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट। इसका मतलब ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। यस सर। अगर 2 इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ईच विल बी 30। और ये एंगल ए बी ओ कितना होगा फिर? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यस सर। ये 90 है, तो इसका मतलब फिर एंगल 1 को कितना होना पड़ेगा बताओ? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब ये बताओ, मैंने ये तो आप फर्स्ट टाइम आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के बाद आपको लगता है कि आप सवाल को देख के उसका आंसर भी निकाल दोगे? यस सर। यस सर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द थ्योरम्स, जो आपकी बुक में डिफाइंड नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन को और भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के इन द सेंस आपको ऐसे क्वेश्चन दे दें, आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, डोंट वरी। लाइकवाइज अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि ये आपको एंगल 1 दे दिया, लेट अस अज्यूम 40 डिग्री, ऐसे तुक्का मारते हैं कोई, और आपको पूछा जाए फाइंड एंगल बीएसी, तो मतलब कैसे चुटकी मार के ऐसे करके आंसर आएगा। ये 40 है, ये 90 है, 90 और 40 130, तो 2 कितना होगा? 50 डिग्री। यस सर। तो बीएसी कितना होगा फिर?
100. 100 डिग्री हो जाएगा ना। तो मतलब इस तरह से हम थ्योरम्स को यूज करेंगे। ओके ग्रेट। बेटा नोट कर लिया आपने ये? Yes, sir. सेकंड देखिए क्या है। इफ अ सर्कल टचेस all the sides of a quadrilateral। ये बेटा आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि आपको स्कूल में भी नहीं कराएंगे और आपकी बुक में भी नहीं है, तो मतलब रिवाइज किए बिना बात नहीं बनेगी। थ्योरम याद नहीं होगी तो अप्लाई क्या कद्दू करोगे? इफ अ सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल देन, तो इसको क्या बोलेंगे आपका टेक्निकली? मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था, इनस्क्राइब्ड सर्कल। देन सम ऑफ पेयर ऑफ opposite sides is equal। जो मैं यहां पे थ्योरम लिख रहा हूं, थ्योरम से आपको शायद ना क्लियर हो, बट आई विल ट्राई कि कुछ अच्छी सी बात बन जाए। लाइक दिस डायग्राम, डायग्राम मिल गई मुझे, मैं डायग्राम कॉपी कर ली मैंने कहीं से। ओके आई होप डायग्राम इज विजिबल। Yes, sir. What I mean to say, circle is touching the sides of a quadrilateral। quadrilateral का मतलब any general quadrilateral। So then this circle is known as Inscribed circle. inscribed circle। Okay, then what do we mean to say? पहले तो हम गिवन लिखते हैं, a circle C, center O, radius R। ठीक है, सेंटर O की जगह आप कोई और सेंटर लेना चाहते हैं तो कोई और भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। एंड ABCD is a quadrilateral and circle touches its sides at points। कहां पे टच कर रहा है? इसको ले लेते हैं P, Q, R and S। points at PQ, sorry, P, Q, R and S। या Yes, sir. हम कहना क्या चाहते हैं स्टेटमेंट से? हम ये कहना चाहते हैं ऑपोजिट साइड का पेयर कौन कौन सा बन रहा है? एक तो वर्टिकल ले लो, इन दोनों का सम, और हॉरिजॉन्टल ले लो, ऊपर वाली और नीचे वाली, इन दोनों का सम। दे आर ऑलवेज इक्वल। जैसा मर्जी क्वाड्रिलेटरल है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी है, ट्रेपेजियम है, कुछ भी होगा, ऑपोजिट साइड के पेयर के जो, फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है मेरे कहने का, अगर ये 10 सेंटीमीटर है और मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है, और अगर ये 7 सेंटीमीटर है, तो फिर ये कितनी होगी? दैट इज द क्वेश्चन। तो मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि 10 प्लस 8, क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों? 10 प्लस 8 इक्वल टू 7 प्लस एक्स। तो एक्स कितनी होगी फिर? 11. इसका मतलब BC 11 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में कभी, या तो इसका प्रूफ आता है, या मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं क्वेश्चंस में, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आपने थ्योरम नोट करी बेटा? Yes. ओके तो कहने का मतलब, इफ अ सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल देन द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। मतलब एक टाइम पे ऑपोजिट साइड के पेयर को ऐड कर लो और दूसरे ऑपोजिट साइड के पेयर को ऐड कर लो, जो रिजल्ट आएंगे वो दोनों के इक्वल आएंगे। अभी हम इसको प्रूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
ओके, आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स ए विद रिस्पेक्ट टू सर्कल आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? So, an exterior point from which two tangents are drawn. एग्जैक्टली तो अगर कोई ये सर्कल है तो ए क्या है? एक तरह से एक्सटर्नल पॉइंट। ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर, so what do I mean? AS equal to AP. Agreed or not? Yes, sir. मजा आने वाला है अब आगे। Simultaneously B is an external point. Then what could I say? AB. अबे AP का BP के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। हेलो गाइस, एक्सटर्नल पॉइंट से चलो, एक्सटर्नल पॉइंट से। B इज द एक्सटर्नल पॉइंट। क्या होगा फिर? BP इक्वल टू BQ होगा बच्चों। साइमल्टेनियसली C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। बाकी पॉइंट्स को भूल जाओ ना एक मिनट के लिए। तो C से टेंजेंट कौन सी है? CR एंड CQ। फिर आओ D पे। D पे कौन सी टेंजेंट्स हैं? DS एंड DR। तो पहले तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, तो अब आप स्टार्ट करते हैं इसको। नोटिस करिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को क्या चाहिए? AD और BC। तो AD के पार्ट कौन कौन से हैं? AS DS। मतलब AS और DS को हमें लेफ्ट साइड पे रखना चाहिए। और दूसरी कौन सी चाहिए? BC। इसको मैं L लिख BC। देता हूं। L लिखने का मतलब लेफ्ट याद रहेगा। लेफ्ट और ये भी दोनों लेफ्ट पे आएंगे। देखो यार ध्यान से, मेरे कहने का मतलब क्या है। सिंस A इज एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, देयरफॉर अब हम दो तरीके से लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं AP इक्वल टू AS, है ना? यस सर। बट हमें क्या लिखना चाहिए? AS को हमें कौन सी साइड पे रखना है? टू प्रूफ के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड पे रखना है। तो हम AS को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ राइटिंग इज बिट इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग tangents drawn from external point to circle are equal. AS हो गई जी, डन। ठीक है जी, इसके आगे छोटा सा टिक लगा दो। और अपने को AS के साथ कौन सा बंदा चाहिए? DS। DS के लिए एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है? D। D एक्सटर्नल पॉइंट है। वेरी गुड, समझदार बच्चे हो यार आप लोग। इस काम थोड़ा सा कम करते हो। कई बच्चे तो हमारी क्लास में नहीं आते। ओके ओके डन। तो फिर हम क्या लिखेंगे? सिंस थ्योरम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सिंस D इज, सिर्फ पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट डिफाइन करना है ताकि टीचर को पेपर चेक करने में आसानी हो। D इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, देयरफॉर व्हाट वी कैन से DS इक्वल टू DR। इसको ले लेते हैं 2। ये सुनो। और अपने को लेफ्ट साइड पे कौन सी चाहिए? BC। BC के कौन कौन से दो पार्ट बन रहे हैं? BQ। इसके लिए कौन सा पॉइंट लिखेंगे? सिंस C इज, therefore what we can say BQ, सॉरी C लिखा है तो C ले लेते हैं। ठीक है, CQ इक्वल टू CR। बच्चों समझा पा रहा हूं? यस सर। मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है कि मेरे हाथ में बोर्ड भी नहीं है, मेरे सामने स्टूडेंट्स भी नहीं है, और मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, वो भी मतलब जिसको कहते हैं हाई लेवल की इलीगल थ्योरम्स। पहली बार करा रहा हूँ मैं ऐसे, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आएगी तो बता देना। लास्ट में सिंस B इज एक्सटर्नल पॉइंट, लेफ्ट साइड पे क्या रखना है अपने को? BQ इक्वल टू किसके होगा? इस बात को याद रखना, ये जो R है, R का DC के साथ कोई भी डिफाइंड रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है,
कई बच्चों को वैसी फीलिंग आती रहती है मिड पॉइंट की, तो फीलिंग लेने वाली बात नहीं है, फीलिंग नहीं ले सकते आप। अब क्या करेंगे हम भाई, ऐड कर दें बस, ऐड 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, AS DS CQ BQ। राइट साइड पे क्या आ रहा है जी, AP DR CR एंड BP। क्योंकि हमने पहले ही ऑर्डर को ठीक तरह से सेट करके लिखा है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। AS प्लस DS मिलके क्या बन रहा है बच्चों, AD CQ BQ BC इक्वल टू AP DR। AP और DR कुछ नहीं बन रहा, AP और BP बनेगा। AP एंड BP क्या बनेगा जी, CR एंड DR मिलके बनेंगे CD। Hence proved। नोट करिए बच्चों, शाबाश। तो कोलिनियर होने से हमें क्या बेनिफिट होगा? बहुत बेनिफिट होगा, बड़ी बड़ी तोपें हल होंगी कोलिनियर होने से। सवाल में फिर आप भी क्वेश्चन पूछोगे, सर ये कैसे किया, ये कैसे किया, तो थोड़ी देर वेट करो, मैं आपको समझाता हूं। पांच मिनट वेट करो, 5-7 मिनट, इसके बाद एक क्वेश्चन आना धमाकेदार, उसमें आपको ये थ्योरम का मीन समझ आएगा। ओके, तो टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली, या तो ये दो सर्कल आ गया हमारे पास, दो सेट ऑफ आ गए, टच एक्सटर्नली टच इंटरनली। अब इन दोनों में हम अलग अलग तरीके से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि टू सर्कल टच ईच अदर जब एक्सटर्नली है तो P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बच्चों, एंड A एंड B आर देयर सेंटर्स। व्हाट आई मीन टू से, A P एंड B आर कोलिनियर। और साइमल्टेनियसली अगर आप इंटरनली टच देखते हो तो A एंड B आर देयर सेंटर्स, मानते हो बात को, एंड P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये तीनों भी क्या हैं, कोलिनियर है। ये कैसे होगा, कोई आइडिया दे सकता है मुझे? कोलिनियर का मतलब क्या होता है? हेलो गाइस, लाइन में पॉइंट। अच्छा लाइन में है, इसका मतलब आप टेक्निकली ये बोलना चाहते हो कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि सर APB इज अ लाइन Yes, sir. इन बोथ ऑफ द केसेस? यस, Yes. बोथ यस। लाइन प्रूव कैसे करते हैं? Sir, sum of angles 180 दिखाकर। 180 डिग्री। एग्जैक्टली। कहीं भी दुनिया में हमें इसको बोला जाए कि लाइन प्रूव करो, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ भी डंडी खड़ी कर देंगे और इसके आसपास जो एंगल्स बन रहे हैं, अगर हम इन एंगल्स का सम 180 डिग्री शो कर दें तो अंडरस्टूड है, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही तो 180 डिग्री बनता है। ओके, तो हमारा टारगेट अब कोलिनियर नहीं स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं 180 डिग्री है, 180 डिग्री कैसे आएगा, कोई सजेस्ट कर सकता है? बना बनाया सवाल है बिल्कुल लड्डू की तरह, बस मुंह खोलना है और डालना है मुंह में। सर एंगल TPA 90 डिग्री बनेगा। वो क्यों? रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा जी, ये तो 90 आ गया। फिर सर सिमिलरली एंगल TPB भी 90 बन गया। TPB भी 90 बन गया। तो उनको अगर ऐड करेंगे तो 180 हो गया और APB स्ट्रेट लाइन होगी। तो अब ये बताओ, इस स्टेटमेंट को जब मैंने लिखा था तो क्या आपके मन में ऐसा भाव आया था कि इतना आसान होगा?
No, sir. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जब तक आप चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो मतलब ये इतने बड़े बड़ी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, ये हर बार इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। अगर आप 10 बड़ी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की, उनमें एक या दो स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी है कि लेंथी हो, या ओके। तो फिर आप समझ आ गई। चलिए ये तो बात बन गई, तो यहां पे हम फटाफट इसको प्रूव कर देते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पे हमें कोलिनियर प्रूव करना है, टू प्रूव। तो वी राइट इट हेयर, AP इज रेडियस एंड इसको TQST लिख लेते हैं ना, एंड ST इज टेंजेंट, therefore angle APT इक्वल टू 90। रीजन बीइंग, थ्योरम बेटा लिखने के लिए वर्ड टू वर्ड लिखनी पड़ेगी। अगर आप थ्योरम में आपने गड़बड़ कर दी तो टीचर गुस्सा कर लेगा आपकी बात का। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट के बाद आगे क्या है मेन चीज, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कई बच्चे कहते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। मैं क्या, अच्छा ये ले रेडियस और ये टेंजेंट है, तो कहने का मतलब अगर यहां पे देंगे तो ये पॉइंट की डेफिनेशन होनी बड़ी जरूरी है। ये पॉइंट क्या है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। रेडियस को प्रोड्यूस करके भी तो टेंजेंट तक जा सकते हैं ना। ये देखो, ये नहीं लेना हमें, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट साथ में लिख दिया। तो सिमिलरली एंगल BPT इक्वल टू 90, इनको ऐड कर देते हैं। एंगल APT प्लस एंगल BPT इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस APB इज अ लाइन। 9th क्लास में बहुत किए होंगे ना आपने ऐसे क्वेश्चन, हेंस APB इज अ लाइन। तो देयरफॉर AP एंड B आर कोलिनियर। देखो इस थ्योरम की पता नहीं शायद जरूरत पड़े ना पड़े, बट अगर कहीं पड़ गई ना, फंस गए कहीं पे, तो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन को खा जाएगी ये। इसके बिना नहीं होगा फिर वो, फिर आप फंसे रहोगे वहां पे कि यार मैं ये कैसे मानूं। 2-3 मिनट 4 मिनट वेट करो, 2 थ्योरम और आएंगी ना, तब फिर मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कहां पे होगा, और आप मान जाओगे कि सर है तो छोटी सी है ये, पर खतरनाक बंदा है ये। हाँ जी बच्चों, ये एक्सटर्नली वाला फंडा क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. ओके गुड। अब बात करते हैं इंटरनली पे। इंटरनली पे क्या करेंगे फिर? यहां तो 180 भी नहीं बनेगा, कैसे बनाए 180? मतलब लॉजिक नहीं समझ आ रहा कुछ। बी पे तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा। सर कोइंसिडेंट प्रूव कर देंगे दोनों को। कोइंसिडेंट प्रूव कर देंगे लाइकवाइज। देखिए इसमें हमें क्या करना है, दो सर्कल अलग अलग कंसीडर करते हैं। लेट अस अज्यूम हम जो स्मॉलर सर्कल है, इनसाइड सर्कल, उसको लेते हैं। उसका सेंटर क्या है, बी, और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी। या तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका मतलब आप ये एंगल कितना बोलना चाहते हो? 90 डिग्री। बड़े सर्कल का सेंटर कौन सा है, ए। टेंजेंट कौन सी है, टीपी फॉर एन एग्जांपल। और एपी क्या है बड़े सर्कल की, रेडियस। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका मतलब ये एंगल फिर से कितना आ गया, 90। अच्छा एक चीज बताओ, ये कोई पॉइंट पी है लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं भी, पी से मैं 90 डिग्री बनाना चाहता हूं, 90 डिग्री बनाना चाहता हूं 2 बार। तो अब ये बताओ, मैंने पहले बनाया ये 90 डिग्री, ये गया और ये चला गया जी, या फिर मैंने एक और 90 डिग्री बनाने की कोशिश करी, बड़ा सारा आर्क ले लिया, जाने दो, फिर मैंने यहां पे ऐसे कर दिया। आपको लगता है कि एंगल चेंज होगा? नो सर। मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर अगर 2 3 4 5 जितनी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो सारी परपेंडिकुलर कोलिनियर ही, मतलब कोलिनियर क्या गया, कोइंसिडेंट ही तो होंगी। एक Yes, sir. पॉइंट के ऊपर इफ यू ड्रॉ मल्टीपल परपेंडिकुलर्स देन दे आर सपोज टू बी कोइंसिडेंट। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पी पे बनाई है, एक परपेंडिकुलर इधर को जा रही है, एक परपेंडिकुलर इधर को जा रही है, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। Okay.
तो यहां पे अगर मैं देखूं, जो मैंने छोटी वाली परपेंडिकुलर बनाई थी, छोटी वाली ये जो इंटरनल आर्क वाली, फॉर एग्जांपल वो सिर्फ इतनी थी, लेट अस अज्यूम बी तक। फिर मैंने एक्सटर्नल आर्क से जो परपेंडिकुलर बनाई वो मेरी लंबी चलेगी यहां पे, कहां पे, ए तक। इसका मतलब जो एपी है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन पी, और बीपी है दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन पी। व्हाट डज इट मीन कि ए बी पी एंड बीपी दे आर, कोई बोल सकता है, दे आर या दे लाई, ऐसे बोल सकते हो कुछ, दे लाई ऑन ईच अदर। इसका मतलब दे आर, सुंदर वर्ड कौन सा है, कोइंसिडेंट। आई होप मैं समझा पाया आपको बेटा। यस सर। तो दूसरे वाले पॉइंट में भी टू प्रूफ क्या है, ए पी, या इसको ऐसे लिख लो, पी बी ए लिख लो, आपकी चॉइस है, एंड ए आर कोलिनियर। कई बार ऐसे भी आ जाता है, शो दैट पी बी ए लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल देते हैं, हार्डली मैटर टू अस। यहां पे प्रूफ लिख देता मैं ना, ज्यादा बेहतर लगता। ओके चलिए प्रूफ लिखते हैं। सिंस रेडियस BP is perpendicular to tangent at P, therefore एंगल BPT कितना आएगा जी, 90। सिमिलरली एंगल APT कितना आ गया, 90। या नाउ बोथ द perpendiculars are drawn on a सिंगल पॉइंट। दोनों परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट पे ड्रॉ करी हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि बीपी एंड एपी आर कोइंसिडेंट। बीपी और एपी कोइंसिडेंट हैं, इसका मतलब बीपी और ए एक ही लाइन बन गई ना ऑल टुगेदर। तो देयरफॉर पी बी एंड ए आर कोलिनियर। बच्चों अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लेना भाई, इतने इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर से निकल रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्वेश्चन रेज करें। सर इसका एप्लीकेशन कैसे होगी सम के अंदर? 5-10 मिनट वेट करो। कौन सा? ओके नेक्स्ट थ्योरम आते हैं। इट वाज क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक 3। ओके फोर्थ पे हमारे सामने कहानी आती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसको कहते हैं, टेंजेंट टू टू सर्कल्स, दो ही सर्कल आएंगे अपने को ऑन द सेम साइड ऑफ इट। डायग्राम दिखाता हूं आपको, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये पिंक वाले दो सर्कल बनाए हैं, ये मैंने एक टेंजेंट बना दी विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। या यस बड़े आराम से पॉसिबल है ऐसा। अब दोनों सर्कल कहां पे लाई करते हैं टेंजेंट के, सेम साइड है या अलग अलग साइड में, सेम साइड। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके सर।
इसको थोड़ा और रिफाइन कर देते हैं. टेंजेंट टू सर्कल्स व्हेन सर्कल्स lie ऑन. अब ज्यादा अच्छा रहेगा पढ़ने में. ऐसी टेंजेंट्स को बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. थ्योरम नहीं है ये, तो सिर्फ आपको वो दिया है, इसका डेफिनेशन दिया मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की. अब टेंजेंट का रिलेशनशिप क्या होता है? टेक्निकली 4 ही मैं दोबारा लिख रहा हूं. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स drawn to two circles are equal. हाँ भी बच्चों, टेंजेंट्स की लेंथ, अगर आप सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा हूं, एक्सटर्नल पॉइंट वाली बात नहीं कर रहा. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉन टू 2 सर्कल्स आर इक्वल. अब टेंजेंट किन सिचुएशंस में ड्रॉ की जा सकती है? देखो यार ध्यान से, पहली सिचुएशन क्या बनती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना. सर्कल बड़ा छोटा भी हो सकता है, ठीक है, मैं टेढ़ी ले लेता हूं थोड़ी सी ऐसे. लेट अस अज्यूम ये फर्स्ट सिचुएशन है. तो अगर मैं फ्री हैंड से बनाने की कोशिश करूं तो एक सर्कल ये बनेगा, और या डायग्राम बनानी बड़ी मुश्किल लगती है मुझे. समझ आ रही है बच्चों? तो पहला केस क्या है? टचिंग सर्कल्स. या अब देखो, AB एंड CD आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स. गिवन क्या है? AB एंड CD आर Direct common tangents. या टू प्रूव क्या है? AB एंड AB इक्वल टू CD. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू टचिंग सर्कल ले लेते हैं ना, केस बना देते हैं टचिंग सर्कल्स. ठीक है, फिर मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा जिसमें सर्कल आप एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, थोड़ा सा दूर है एक दूसरे से. फिर अपन वो वाला केस करते हैं. ऐसे सवाल आपको 2-2 नंबर में भरमार है, बथेरे क्वेश्चन आते हैं. तो यहां पे हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं. AB इक्वल टू CD करनी है. कोई आइडिया चलो देते हो आप? कंस्ट्रक्शन भी करनी है, वो भी क्लियर है. चलिए कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, फिर आप ज्यादा अच्छे तरीके से सोच पाओगे अगर हो जाए तो. ये मैंने ड्रॉ कर दी टेंजेंट, और ड्रॉ कर दी, मेला लगा दिया बिल्कुल ही. इसको कहते हैं हम पॉइंट P, इसको लेते हैं Q, और इस पॉइंट को ले रहा हूं मैं R. ठीक है, तो ड्रॉ अ टेंजेंट थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या which meets AB at Q and बेटो CD at R. ये सवाल करने में 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगता बाय द वे. आई होप इसकी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है उसके बिना ही कर लें.
कंस्ट्रक्शन के बिना ही कर देते हैं यार, कितनी बड़ी बात है। कंस्ट्रक्शन दूसरी करते हैं। एक मिनट बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन आपको ना यहाँ से हटानी पड़ेगी, आइडिया कुछ और बन गया है। इनको प्रोड्यूस करते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, इसको प्रोड्यूस। कंस्ट्रक्शन कट 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 करो इसको, कंस्ट्रक्शन को प्रोड्यूस। हाँ जी बेटा। सर अगर जो सर्कल्स हैं वो सेम साइज के मतलब सेम रेडियस के हों तो फिर कंस्ट्रक्शन क्या होगी? वो भी आपको बताता हूँ, पहले एक मिनट इसको कर लें। तो प्रोड्यूस ए बी एंड सी डी टू मीट एट आर। ए बी एंड सी डी टू मीट एट आर। फिर तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा अगर वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, है ना। हॉरिजॉन्टल बोल रहे हो ना बिल्कुल। हाँ अगर जी। दो सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस हो जाएंगे तो सर्कल टेंजेंट्स तो पैरेलल ही हो जाएंगी फिर। टन टन। अगर पैरेलल होंगी तो हम पैरेललोग्राम ही प्रूव कर देंगे, काम आसान हो जाएगा हमारा। चलिए उसको देखते हैं, पहले इसको निपटा लें एक बार। हमारा टारगेट क्या है कि दो सर्कल हैं, चाहे वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, चाहे एक दूसरे से दूर हैं, चाहे एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, चाहे कट कर रहे हैं, कुछ भी तरह से हैं। तो आपको क्या करना है, ये टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हमने क्या करा, ए बी को प्रोड्यूस कर दिया आर तक और सी डी को प्रोड्यूस कर दिया हमने आर तक, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं आर तक। अच्छा जरा ध्यान से सुनिएगा। अब इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि ए आर एक स्ट्रेट लाइन है, प्रोड्यूस करा ना ए बी को। हेलो गाइस। यस सर। ए बी को आर तक प्रोड्यूस करा यार, ए आर स्ट्रेट लाइन ही तो होगी। साइमल्टेनियसली सी आर इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। यस सर। ओके, चलिए फिर आप एक कमाल करते हैं, ध्यान से देखना कमाल क्या करेंगे। R is an external point to circle, इसका टू सर्कल नहीं, टू स्मॉलर सर्कल। बड़े सर्कल को एक मिनट के लिए भूल जाओ। क्या मैंने ठीक लिखा है? Yes. यस सर। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, फिर अगर R एक्सटर्नल पॉइंट है तो R से लेके B तक और R से लेके D तक Equal. tangents from external point to circle are equal. I hope it is understood. Yes. यस सर। अब आप लोग मेरी चालाकी समझ रहे होंगे मैं क्या करने वाला हूं आगे, शायद। इसको 1 लेके सेकंड से माइनस। हाँ, अरे वाह, आप यार कमाल के हो, बिल्कुल सही बताऊं ना। अब आर पॉइंट बड़े सर्कल को पकड़ो, छोटे सर्कल को भूल जाओ। हम यहां पे क्या डिफाइन करेंगे फिर, आर इज एक्सटर्नल पॉइंट टू लार्जर सर्कल। लार्जर मतलब मुझे सही तरीके से डिफाइन करने का तरीका ये होना चाहिए कि सर्कल विद सेंटर P और सर्कल विद सेंटर Q, या सर्कल विद सेंटर S, सर्कल विद सेंटर T, ऐसे डिफाइन करना। चलो बाय द वे काम चल जाएगा अपना। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, आर ए इक्वल टू, रीजन आपको पता ही है क्या है। Yes. तो क्या करो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, सबट्रैक्ट 1 from 2, आर ए माइनस आर बी, आर सी माइनस आर डी। आर ए में से आप आर बी माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, आर ए में से, डायग्राम के रेफरेंस से देखो, कॉपी मत करो सिर्फ। अरे यार सो जाते हो आप लोग तो। AB. ए बी इक्वल टू सी डी। उधर कितना आएगा, सी डी।
इस थ्योरम का फायदा क्या है? अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, लेट अस अज्यूम ये 5 सेंटीमीटर है, तो सीडी निकालने के लिए आपको फिर जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी ना, चुटकी मार के आंसर लिखे आओगे कि नहीं लिखे आओगे? Yes, sir. एंड द सेम थिंग कैन बी प्रूव्ड, मोरओवर मैं यहां पे नोट बना के लिख के देता हूं आपको, सेम थिंग कैन बी प्रूव्ड विद, इसके साथ नॉन टचिंग सर्कल्स, एंड नंबर 2 पे इंटरसेक्टिंग। नॉन टचिंग सर्कल का मतलब इस तरह से एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है ना, और इंटरसेक्टिंग सर्कल का मतलब ये वाले। ठीक है, इनको प्रूव नहीं कर रहा, सेम चीज ही है, बस काम तो सेम ही होना है। सही बताओ यार, समझ आ रही है कुछ के टाप रहा है ऊपर से ही? आ रही है सर समझ। ओके ग्रेट। मैं वेट कर रहा हूँ, नोट हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट लेके आता हूँ इसका कंटेंट। तो आप समझ सकते हैं कि जो एनसीईआरटी में कंटेंट है आपके पास, अगर मैं वो 10 क्वेश्चन आपको करा दूं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा बच्चों के साथ कि हमने सर्कल कर लिया। देखो जितने भी मैं आपको थ्योरम्स करा रहा हूं सारी टेंजेंट के ऊपर बेस्ड है या नहीं बेस्ड, ये बताओ। ऑल आर बेस्ड ऑन टेंजेंट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ, आई थिंक फिफ्थ, या अब मसला ये आता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकलेगी, उसके ऊपर आता हूं। द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू, स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं, टू टचिंग सर्कल्स is equal to twice of square root of product of the radii। नोट करो यार इसको, फिर मैं समझाता हूं ये क्या आइटम है। The length of direct common tangent to two touching circles is equal to twice of square root of product of their radii। फॉर एग्जाम्पल चलो डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं रफ में आपको समझा दूं डायग्राम बना के। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सर्कल हैं, एक ये रहा, एक यहां पे है। ठीक है, मैं यहां पे एक टेंजेंट बना रहा हूं जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, मतलब दोनों सर्कल को टच कर रही है। ऐसा हो सकता है? यस सर। अब ये सेंटर है बड़े सर्कल का,
और ये सेंटर है छोटे सर्कल का। बड़े सर्कल का अगर सेंटर है, इसको अगर मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं, इसकी रेडियस को मान लेते हैं a, 1 मिनट के लिए। छोटे सर्कल के सेंटर को मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देता हूं, इसकी रेडियस को मान लेते हैं b, या यस सर। Yes, sir. पहले तो हम गिवन पे आते हैं, फिर गिवन क्या है? गिवन 2 circles with center A and B touch each other, touch at point O। ठीक है जी। MN is direct common tangent। एंड मोर ओवर जो रेडियस है बड़े सर्कल की दैट इज ए, एंड रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल दैट इज बी एन, विच इज इक्वल टू बी। इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? No, sir. तो टेक्निकली हमें करके क्या दिखाना है? टू प्रूव दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट, देखो यहां पे लिखा ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट किसके इक्वल है? इज इक्वल टू ट्वाइस, किसका ट्वाइस? स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट? प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई। रेडियाई क्या है? ये हमें प्रूव करके दिखाना है। Yes, sir. यस सर। सवाल समझ आए? पहले तो सॉल्व तो बाद में करेंगे। कि अगर दो टचिंग सर्कल है, कंडीशन अप्लाइड है, दो टचिंग सर्कल के ऊपर आप कॉमन टेंजेंट बना देते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं इसकी रेडियस है लेट अस अज्यूम 9 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 4, है ना? तो इसका मतलब है टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी एम एन की? 2 टाइम्स Twelve centimeter. तो आप बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ जाए, आप तो उसकी चीरफाड़ कर दोगे 1 सेकंड में। मतलब पेन भी नहीं उठाओगे और आप आंसर निकाल दोगे, मानते हो? Yes. बट अगर अप्रोच ही नहीं होगी तो बैठे रहोगे वहां पे बुद्धू बन के, तो बुद्धू नहीं बनना हमें। ओके, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? मसला ये है निकालेंगे कैसे टेक्निकली। चलिए कोशिश करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन देता हूं, फिर मैं फेयर डायग्राम लेके आता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। माहिता, आपका क्वेश्चन 1 मिनट के लिए पेंडिंग है। जो आपने बोला था कि दो पैरेलल टेंजेंट्स हों, मतलब इक्वल सर्कल हों, उनके ऊपर टेंजेंट बनाएं, वो मैं अभी डिस्कस करता हूं आपके साथ। पहले 1 मिनट इसको निपटा लूं। यहां पे देखो 2 लाइंस हैं ऐसे, है ना? अगर मैं इनको डायरेक्ट ज्वाइन करता हूं ए एंड बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पूछा था कि सर दो सर्कल टच ईच अदर, देन देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये कहां पे यूज होता है? अभी देखो फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉइंट पी है, मानते हो? कोई 2 लाइन सेगमेंट हैं जिसका एंड पॉइंट है, एक का ए दूसरे का बी। अगर मैं ए बी को ज्वाइन करता हूं, बच्चों ये बताओ, अगर मैं ए बी को ज्वाइन करता हूं, क्या ये नेसेसरी है कि वो पी से पास होगी? नो नो। नो सर। अगर मैं एपी को और बीपी को कनेक्ट करता हूं, क्या ये नेसेसरी है कि एपी भी स्ट्रेट लाइन होगी? No. नो सर। है ना? मे बी और मे नॉट बी, और हम नो ही लेंगे, क्योंकि ना होने के लिए तो हजारों चांस हैं, होने के लिए सिर्फ एक ही चांस है। अब देखो यहां पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मजा आएगा। ओके, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने लिया था क्या? ओ। Oh. अब मैं क्या करता हूं, ओ को ए से ज्वाइन करता हूं, और मैं ओ को बी से ज्वाइन करता हूं। ए और बी के बारे में आपका क्या ख्याल है? Maybe a straight line or may not be straight line. स्ट्रेट लाइन है, देखो बनी ना बात। नहीं तो अगर आप ए बी को ज्वाइन करते तो मैं कभी ना मानता कि वो ओ से पास करती है। मुझे ए और बी को ज्वाइन भी कराना है, ये मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है।
और उनको ओ से पास भी कराना है। तो अगर आपके पास वो थ्योरम नहीं होती तो आप सवाल में फंस जाते, इसमें हो ही नहीं सकता था आपसे। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्या थी, वो अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो पहली कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। मतलब दो चीजें चाहिए, ओ ए को ज्वाइन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, ये रेडियस है तो मुझे ओ ए को भी रेडियस बनाना है, उसके बिना सवाल नहीं होना। बी एन रेडियस है, अगर मैं ओ बी को ज्वाइन नहीं करूंगा तो ये ओ बी मेरी रेडियस कैसे बनेगी, मानते हो बात को? यस सर। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया सर, ए एंड बी तो आ गए, फिर स्ट्रेट लाइन का आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बताता हूं मैं। पहली कंस्ट्रक्शन हमने करी ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है जी। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन है, बी से विल ड्रॉ परपेंडिकुलर। मैं थोड़ा सा ना बड़ा करके आपको दिखाता हूं, इफ इट इज नॉट विजिबल देन। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसका नाम रख देते हैं क्यू पी, ले लेते हैं इसको पी। कलर कोई और लेता हूं, ये तो इससे भी बात नहीं बनेगी, ब्लैक लेते हैं, विच इज नॉट अ कलर। ओके, दूसरी कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी बच्चों, ड्रॉ बीपी परपेंडिकुलर टू एएम। मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करके दिखाता हूं, इफ इट इज नॉट विजिबल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एएम एंड बीएन आर द टू रेडियस, ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओ को ए से ज्वाइन करा, ओ को बी से ज्वाइन करा, फिर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ये रही परपेंडिकुलर। मानते हो या नहीं बच्चों? यस यस सर। अब सारा इतना झमेला क्यों किया, इतना झमेला इसलिए किया कि मैं ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी को राइट एंगल ट्राइंगल लेके पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्राइंगल ए पी बी को राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब ये बताओ, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए ए ओ बी स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है या नहीं है? यस सर। मैं ये ट्राइंगल में घूम रहा हूं, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करना चाहता हूं, इसका मतलब ए बी एक स्ट्रेट लाइन होनी जरूरी है या नहीं है? तो स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी? थ्योरम से। तो आपको बता रहा हूं, कई बार बहुत छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं ना, छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, वो बहुत बड़ी गाड़ी के मैकेनिक के लिए भी अगर वो स्क्रू ड्राइवर उसके पास नहीं होगा तो वो गाड़ी रिपेयर नहीं कर पाएगा, छोटी सी चीज से अटक जाता काम। चलो एनी हाउ, ये तो हो गई बातें बहुत सारी। अब आते हैं आप प्रूफ पे, प्रूफ कैसे करेंगे। मैं अब थोड़ी सी फेयर डायग्राम लेके आता हूं यहां से। सी नाउ इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल। इसको हम सी की जगह पी मान लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पी लिख चुके हैं। ठीक है जी, तो ज्वाइन ओ ए, ज्वाइन ओ बी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बीपी टू एएम। ओके डन। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, देखने में जितना आपको भयंकर लग रहा है मैं बता रहा हूं, अभी मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप सोचोगे कि यार क्या चक्कर है ये। अच्छा अब ये बताओ, ओ ए लेंथ कितनी है भाई? ओ ए ए और टेक्निकली सॉरी ए एम कितनी है? ए, क्योंकि वो रेडियस है। और ओ ए भी कितनी होगी फिर? ए होगी। अच्छा जी, बी एन कितनी है बच्चों? बी तो ओ बी कितनी होगी? बी बी। इसका मतलब फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ए बी जो है वो ए प्लस बी होगी? यस सर। यस अच्छा ये बताओ, बी एन कितनी है? बी, बी एन इज इक्वल टू बी, बी फॉर बैट। बी अगर बी एन बैट है तो एमपी कितनी होगी फिर? गेस कर पाओगे? बी ये इतना पार्ट भी बी ही होगा। अब एक सर ये क्या बोल रहे हो, ये कहां से आया? अरे भैया ये डब्बा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्यों है सर? मैं नहीं मानता। अरे यार एक 90 डिग्री ये रहा,
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दूसरा 90 ये रहा, तीसरा हमने कंस्ट्रक्शन करी है, तो चौथा कितना होगा फिर बाय द वे? 90. इसका मतलब ये जो बॉक्स है ये क्या बनने वाला है? Rectangle. रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? Equal. तो Equal. एमपी की अगर बी एंड बी है तो एमपी भी तो बी ही होगी। Yes, sir. ओके Yes, sir. अच्छा फिर ये बताओ ये जो एपी है ये कितनी होगी फिर? A minus B. ए माइनस बी, मानते हो इस बात को? देखो ना ए एम Yes. ए है, एमपी जो है वो बी है, एमपी एमपी ये रहा मेरा कर्सर, एमपी बी है, तो इसका मतलब एपी कितनी होगी? ए एम में से एमपी माइनस करेंगे तभी तो एपी आएगी, तो ए माइनस बी, तो ये एपी आ ए माइनस बी आ गया। अच्छा अगर आप नोटिस करो मैं ट्राइंगल को थोड़ा सा बाहर टपका लूं, जस्ट अ सेकंड, मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं बेटा, सॉल्व करता तो आप कब के कॉपी करके घर भी चले जाते। मेरा मसला ये है कि आपको सवाल में ना इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए तभी मजा आएगा। ये देखो टेक्निकली अपने को निकालनी क्या थी? एम एन, एम एन की जगह हम क्या निकालेंगे फिर अब? पीबी कैसे आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से। तो बीपी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से दूसरी साइड का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, इसका आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां पे क्या होगा? बी और बी कट गए, यहां पे ए और ए कट गए, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2a इंटू 2b, क्या आया? 4ab। तो बीपी कितना बना फिर? 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? अरे Two. सर ये कैसे हो गया? ये तो मैंने सिर्फ आपको रफ में करके दिखाया, अब आप इसको फॉर्मली लिखेंगे सारा, ये करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो सिर्फ आपको फील कराया सवाल का कि औखा नहीं है। चलिए अब कहानियां सारी टीचर को एक्सप्लेन करते हैं 4 नंबर लेने के लिए। तो सिंस radii of same circle are equal, therefore we say OA equal to AM equal to A unit and OB equal to BN equal to B unit। बच्चों ये समझ आई ना मैंने ये क्या किया था सारा? Yes, sir. Yes, sir. अगर ऊपर से निकल गई तब भी कोई टेंशन नहीं, आप ये सारा काम अब करने लगे हैं फॉर्मली। यहां पे ले आते हैं इसको। ओके ओ ए आ चुकी है, ये दोनों ए एंड बी प्रूव कर दी, अब ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। ऑल्सो इन टू टचिंग सर्कल्स द point of contact and centers are collinear, therefore we can say AOB is a line। अगर AOB लाइन है इसका मतलब we can say AB equal to OA plus OB, that is A plus B। इसको ले लेते हैं बंद। ठीक है जी, AB का कमाल हो गया खत्म, ऊपर वाला तामझाम हमने निपटा दिया सारा। अब हम चलेंगे उसको रेक्टेंगल प्रूव करने की तरफ। तो यहां पे हम बताते हैं कि सर जी सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देयरफॉर एंगल PMN 90, एंगल BNM
90। ये सुनो, तो नाउ इन पी बी एन एम, एंगल पी एम एन 90, एंगल बी एन एम 90, ये कहां से आए? प्रूव्ड एंगल बीपीएम 90, ये कंस्ट्रक्शन से। समझ आ रही बच्चों? मैं लिख के आ रहा हूं यहां पे। यस सर। ये 90 हो गया जी। 3 एंगल 90 होते हैं, चौथा निकालने की जरूरत नहीं होती कभी भी। देयरफॉर पी बी एन एम इज अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो क्या होने वाला है फिर? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या होगा? पीएन जो निकालनी होती है उसको पहले लिखना चाहिए हमेशा। पीएम इक्वल टू बी एन इक्वल टू बी एंड एम एन इक्वल टू पीबी। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। इतना नोट करिए, फिर आप आगे डिस्कस करते हैं इसको। लेट अस मूव फर्दर। तो सारा कुछ हमने प्रूव कर दिया। अब ये आ गई पी एम इक्वल टू बी एन इक्वल टू बी। ओके, तो दिस इंप्लाइज ए पी कितनी होगी? ए पी होगी ए एम माइनस पी एम। ए एम कितनी है? ए माइनस बी। तो ये आ चुकी है ए बी। ठीक है जी, ए माइनस बी। नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं पूरी पाइथागोरस थ्योरम ढंग से लिखूंगा। कई बच्चों के पाइथागोरस थ्योरम ऊपर से निकल जाती है। एपी हमने कितनी निकाली अभी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बीपी अपन को फाइंड आउट करनी है, और ए बी कितनी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बीपी स्क्वायर कम्स आउट टू बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपके मन में विचार आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने से, वो भी लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आने वाला है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ब्रैकेट के बाद साइन चेंज कर देंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। ए और ए कट गए। हियर वी आर लेफ्ट विद 2a इंटू 2b। कुल जमा राशि आ गई बीपी स्क्वायर। तो बीपी कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। एंड बीपी किसके इक्वल है? रीजन बीइंग बीपी इक्वल टू एम एन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। Hence proved. मतलब सवाल को एक सही एल्गोरिथम में कराया जाए ना, एक सही पैटर्न को पकड़ के कराया जाए, तो ये भूलने वाले क्वेश्चन नहीं है। फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस एक बार चाहिए, हार्डली मैटर। Done, sir. अब माहिदा आपने पूछा था कि भैया अगर दो सर्कल सेम आ जाएं फिर हमारा क्या बनेगा? तो ये लो जी, सेम सर्कल बनाते हैं। अगर सेम सर्कल हैं तो अंडरस्टूड है कि ये जो टेंजेंट्स हैं दोज आर गोइंग टू बी Parallel. पैरेलल, है ना? पैरेलल टेंजेंट्स होंगी। ये एक सर्कल का सेंटर है, ये दूसरे सर्कल का सेंटर है। इसको ले लेते हैं पी। देखिए जरा प्रूफ आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे दूं, थोड़ा सा काम चल जाएगा उससे। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, और हमें प्रूव करना है
ए बी इक्वल टू सी डी। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ओ से ए को ज्वाइन करता हूं और ओ से सी को ज्वाइन करता हूं। अब देखो यहां पे कहानी थोड़ी सी बदल गई, हम ए ओ सी को स्ट्रेट लाइन बोल नहीं सकते यहां पे। माहित आप देख रहे हो बेटा? हाँ जी सर। तो ये एंगल 90 है ऊपर वाला, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये एंगल भी 90 है। साइमल्टेनियसली अगर मैं P को D से ज्वाइन करता हूं तो ये एंगल कितना आएगा 90, और P को B से ज्वाइन करता हूं तो भी एंगल कितना आएगा फिर 90। ये चारों राइट एंगल में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? No, sir. ओके अगर मैं ये प्रूव कर दूं AC और BD स्ट्रेट लाइंस हैं, काम हो जाएगा अपना? फिर तो रेक्टेंगल ही बन गया ना? Yes, sir. तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव होंगी, देखो यार ध्यान से, थोड़ा सा काम है करने वाला, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल, ओ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू लेट अस अज्यूम CD। पॉसिबिलिटी है ना? Yes. तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अब ये बताओ ये एंगल कितना होगा? 90। को इंटीरियर एंगल से होगा ना? Yes, sir. और अगर ये वाली लाइन जो मैंने बनाई है, लेट अस अज्यूम इसका नाम आप MN रख देते हैं, MN पैरेलल टू CD ड्रॉ करिए मैंने। CD किसके पैरेलल है? AB के। इसका मतलब फिर MN पैरेलल टू AB होगी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल कितना होगा फिर? 90. 90। दोनों का सम कितना है? 180. इसका मतलब फिर AOC को क्या होना पड़ेगा? Line. स्ट्रेट लाइन। अगर AOC स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, फिर BPD भी क्या होगी? Straight line. स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, AB और CD भी स्ट्रेट है। इसका मतलब ये डब्बा क्या बन जाएगा फिर? Rectangle. रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? Equal. ये आपको सवाल में कराऊंगा मैं क्वेश्चन में, ठीक है? डिटेल में लिख के करेंगे। फॉर द टाइमिंग ये है कि क्वेरी अनआंसर्ड ना रह जाए, मैं भूल ही ना जाऊं कहीं करते करते। डन है बच्चों? Yes, sir. तो ये आपको मैं किसी क्वेश्चन में करा दूंगा, ओके? आगे जाके क्वेश्चन आएंगे ना असाइनमेंट्स वगैरह में भी, मटेरियल ना सारा भी करा दूंगा, तो तब क्या पढ़ाऊंगा। ओके आगे देखिए, ये थी हमारी फिफ्थ। अब सिक्स कंपोनेंट पे आते हैं। सिक्स कंपोनेंट क्या है? सेगमेंट ऑफ कॉर्ड्स। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेगमेंट का मतलब पार्ट्स। ध्यान से सुनिए। पहला, इफ P is a point on chord AB। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे मैं थ्योरम लिखाऊंगा, फिर आपके पल्ले नहीं पड़नी अगर ये नहीं समझ आया तो। देन P divides AB in टू सेगमेंट। सर डायग्राम के बिना कैसे बात बनेगी? डायग्राम बना दो। ये लो, ये बन गई डायग्राम। AB एक कॉर्ड है और P इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है? इसको हम कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको सिखाया था कि P डिवाइड्स इंटरनली, P लाइज ऑन AB। इसका मतलब क्या है? P डिवाइड्स, यहां पे हम ये भी बोल देते हैं, P डिवाइड्स AB इंटरनली, ठीक है? कौन कौन सी दो सेगमेंट बन रही हैं? टू सेगमेंट्स, PA एंड PB। कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा पॉइंट, if AB is a chord। ऊपर वाले पॉइंट में तो सर कुछ खास समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों लिखा है आपने, मैं आपको बताता हूं। if AB is a chord of a circle and P is a, ये इंपॉर्टेंट है, P is a point on
P is a point on AB produced, then P divides AB. देखिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था, अगर आपको याद हो तो जब भी हम रेशो लेते हैं, रेशो का मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन से एंड पॉइंट तक रेशो ली जाती है। अगर इंटरनल है तो PA और PB रेशो ली जाएगी, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल है पॉइंट तो भी क्या ली जाएगी, PA PB। ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया। वेरी गुड, आई लाइक इट। AB इज अ कॉर्ड, डायग्राम बनाऊं फिर समझ आएगा, पहले इसको पूरा लिख लें। देन P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन टू सेगमेंट्स PA एंड PB। लाइकवाइज ये देखो, ये एक सर्कल है, ये मेरी कॉर्ड है कोई AB। मैंने क्या करा, AB को प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस करने के बाद उसके ऊपर एक पॉइंट लिया P। अब P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब P AB प्रोड्यूस्ड के ऊपर है, इसको बोला जाएगा P लाइज ऑन AB प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये हम कहेंगे कि P AB को एक्सटर्नली मतलब बाहर से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली। अब जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन से रेशो ली जाती है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो P AB के ऊपर है, P इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो रेशो कैसे ली जाएगी, P से लेके A तक और P से लेके B तक, जो लेंथ है उनको डिवाइड करके, मतलब टेक्निकली रेशो क्या बनेगी इसकी, AP इज टू BP। तो ये रेशो का मतलब रेशो ऑफ टू सेगमेंट्स। यहां पे सर्कल में थोड़ा सा कंटेक्स्ट डिफरेंट है, मैं बताना चाह रहा हूं कि PAB को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। यहां पे कौन कौन सी, बच्चों बोल के बताओगे तो बात बनेगी, नहीं तो फिर क्लास ओवर करें। So PA PB, ये छोटे वाले सर्कल में, ऊपर वाले सर्कल में PA PB दो सेगमेंट्स बन रही हैं। और नीचे अगर आप आते हैं तो पॉइंट ऑफ डिवीजन तो बोला गया P, तो सेगमेंट्स कौन सी बनी फिर, PA एंड PB। थोड़ा सा हजम करना मुश्किल लगता है बट इसी तरह से इसको समझा जाएगा। दो सेगमेंट्स कौन सी बन रही बच्चों, PA एंड PB। मतलब सेगमेंट्स की लेंथ हमेशा पॉइंट ऑफ डिवीजन से ली जाती है। शायद मैं समझा पाया यार आप लोगों को। yes sir. थोड़ा सा यार एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। हर एक चीज परफेक्शन से समझाई जानी थोड़ा सा मुश्किल लगता है ऑनलाइन, फिर भी चलो एनी हाउ। अब ये सारा तामझाम क्यों समझाया, एक थ्योरम के लिए। थ्योरम क्या है, इफ टू सर्कल्स टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये सवाल आपको मैं दिखाऊंगा, मैंने आपको कराया, जो मैं थ्योरम आपको लिखा रहा हूं ना, ये थ्योरम मैंने आपको कराई हुई है ट्राइंगल चैप्टर में है। सर ट्राइंगल में कॉर्ड्स कहां से आ गई, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect internally or externally, then product of their segments are equal. Two chords of a circle intersect internally और एक्सटर्नली, मतलब दो केस बनेंगे, एक बार इंटरनली करेगी एक बार एक्सटर्नली करेगी।
आप पहले स्टेटमेंट लिखो, फिर मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम, आपको याद आएगा कुछ। प्रूफ नहीं अभी करूंगा, टाइम होने वाला है, प्रूफ मैं अगली क्लास में कराऊंगा इसका। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, एक केस बनेगा इंटरनली का और दूसरा केस बनेगा एक्सटर्नली का, तो रिजल्ट क्या दे रहा है? देन प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। ओके, तो ये आपको दिखाता हूं मैं, ये लीजिए, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ट्रायंगल का। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है देखो, दोनों टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग, टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग। अबे यार, यस सर, इंटरनली। तो आप बताओ इनकी सेगमेंट कौन कौन सी बन रही है? सेगमेंट को डिफाइन करो। एपी, देखो ना, एबी एक कॉर्ड है, एबी की सेगमेंट कौन सी बन रही है? एपी एंड बीपी। यस सर, प्रोडक्ट ऑफ दियर सेगमेंट्स आर इक्वल, ये कहना चाह रहा था वो। दूसरी कॉर्ड की सेगमेंट कौन सी बन रही है? 3 एंड 4। इसका मतलब सीपी इंटू पीडी। ये सुनो, अब राइट वाले में देखो, एक्सटर्नली वाले में कॉर्ड कौन कौन सी हैं? एक तो ए बी है, और एक कॉर्ड कौन सी है दूसरी? CD. बट ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कैसे करेंगी? जब इनको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड किया जाएगा। वेरी गुड। अगर इनको एक्सटेंड करते हैं तो एक टाइम पे आप सिर्फ इसको देखो, ए बी को। P इज अ पॉइंट, ध्यान से सुनना, P इज अ पॉइंट ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, है ना? तो दो सेगमेंट कौन सी बनेंगी? पी ए पी बी, या एक्सटर्नल पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाना है। और इधर कौन सी सेगमेंट बनेगी? सी डी सी इज प्रोड्यूस टू पी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो P डिवाइड्स DC प्रोड्यूस्ड या DC एक्सटर्नली। तो सेगमेंट कौन कौन सी बनेंगी बच्चों? CPD. PC एंड PD। तो वो पूछ क्या रहा है हमसे कि PA इज टू PB इक्वल टू PC इज टू PD। देखो टू प्रूव में ये तो लिखा हुआ है। गॉट इट और नॉट? Yes. तो आई होप जो थ्योरम मैंने आपके साथ डिस्कस करी है उसका प्रूफ यही तो है। हो भी गया प्रूफ। ये क्वेश्चन कैसे करे थे हमने? सिमिलैरिटी से नहीं करिए थे, अगर आपको याद होंगे तो। यस सर, तो बात बन जाएगी। तो आप ये एग्जांपल नंबर 7 जो है एनसीईआरटी का, ये आपकी जो इल्लीगल थ्योरम नंबर 6 है, ये टेक्निकली वही सब सेम सवाल है। तो आप चाहें तो इसको ट्राई करके देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। तब तक जितना चैप्टर हमने किया हुआ है इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।